तो बच्चों पिछली क्लास में हम लोग क्या है सरफेस टेंशन पढ़े थे। सरफेस टेंशन को और निकाले थे कैसा, फोर्स पर यूनिट लेंथ। फ्री सरफेस पे अपन एक लाइन खींचते हैं तो पर यूनिट लेंथ उसमें जो आइदर साइड फोर्स लगता है टेंसाइल फोर्स, उसको क्या बोलते थे, सरफेस टेंशन, F/L न्यूटन पर मीटर। अभी क्या करते हैं, सरफेस टेंशन को अप्रोच करने का एक नया तरीका देखते हैं। उसके लिए हम लोग क्या सीखते हैं, सरफेस एनर्जी। ठीक है, तो देखो फ्री सरफेस के पास एनर्जी क्यों रहती है, पहले तो ये बात आपको पता है। अगर सपोज मैं क्या किया, एक फिल्म बनाया, ठीक है, शाहरुख खान को हीरो लेके, सॉरी, मैं क्या बनाया, एक फिल्म बनाया हूं सरफेस वाली, कोई सी भी फिल्म है, इसमें एक लिक्विड रखा हुआ है, ठीक है, ऐसा। अगर मैं ये जो मूवेबल आर्म है इसको ऐसे ही छोड़ दूंगा तो जो फ्री सरफेस है वो क्या करने की कोशिश करती है, हमेशा एरिया को कॉन्ट्रैक्ट, छोटे करने की कोशिश करती है ताकि वो मिनिमम पॉसिबल एरिया ले सके। तो ये सरफेस छोटी होगी कि नहीं होगी। तो अगर सपोज मेरे को सरफेस एरिया को इसके इंक्रीज करना है तो मेरे को एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो सपोज मैं अगर एरिया को बढ़ाना चाहता हूं तो अपने आप तो बढ़ेगा नहीं, मेरे को इसके अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा, एक फोर्स लगा के वर्क करना पड़ेगा इस ये वाले जो फ्री आर्म है उसको खींचने में, ताकि इसका सरफेस एरिया क्या हो सके, फिल्म का इंक्रीज हो सके। तो सरफेस एनर्जी को अपन डिफाइन ऐसी करते हैं बच्चों, सरफेस एनर्जी को डिफाइन ऐसी करते हैं कि वर्क डन इन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय इंक्रीज इन सरफेस एरिया। आ रही बात समझ में, या पर यूनिट सरफेस एरिया अगर आपको इंक्रीज करना है तो उसके लिए आपको कितना वर्क करना पड़ेगा, 1 मीटर स्क्वायर एरिया आपको क्या करना है, इंक्रीज करना है किसी फ्री सरफेस का, लिक्विड के, तो आपको जितना वर्क करना पड़ेगा उसी को क्या बोलेंगे, सरफेस एनर्जी। आ रही बात समझ में भाई। जैसे ग्रेविटी, अगर कोई ऑब्जेक्ट को मैं होल्ड करके रखा हूं, अगर छोड़ दूंगा तो ग्रेविटी उसको वापस खींच लेगी ना। तो अगर आप उसको एक ही पोजीशन से ऊपर उठाना चाहते हैं, ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव करना चाहते हैं, तो आपको एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, और जितना आप एक्सटर्नल वर्क करेंगे उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी बन के क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। तो वैसे ही सरफेस एनर्जी क्या होगी, अगर मैं इस आर्म को ऐसे ही छोड़ दूं तो सरफेस क्या करेगा, इसको वापस खींच लेगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस आर्म को, इसकी सरफेस एरिया को बढ़ाने के काम कर रहा हूं, तो डाउनवर्ड एक फोर्स लगा के खींच रहा हूं, तो इससे क्या होगा, इसकी सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। तो पर यूनिट इंक्रीज इन एरिया करने के लिए जितना वर्क आपको करना पड़ा वही क्या होगी, इसकी सरफेस एनर्जी। बात समझ में आया, पक्का, वर्क डन पर यूनिट एरिया, क्लियर है। अब देखो सरफेस एनर्जी को ऐसे भी क्या बोल सकते हैं, सिंपली वर्क डन पर यूनिट इंक्रीज इन सरफेस एरिया, इसको क्या बोलेंगे बच्चों, सरफेस एनर्जी। याद रहेगा सबको, ठीक। अब सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी का रिलेशनशिप देखते हैं, क्योंकि होना चाहिए रिलेशनशिप, क्योंकि सरफेस एनर्जी सरफेस टेंशन के कारण ही होती है। भाई ये आर्म पे फोर्स कौन लगा रहा है, सरफेस टेंशन लगा रहा है, तो इसी कारण से सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी में क्या होना चाहिए, रिलेशनशिप। अब वो निकालने की हम लोग कोशिश करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या लेते हैं, रिलेशनशिप के लिए एग्जाम्पल लेते हैं। तो सपोज आप क्या ले लो, एक स्क्वायर फ्रेम ले लो बच्चों। कैसा फ्रेम, स्क्वायर फ्रेम, स्क्वायर मतलब रेक्टेंगुलर फ्रेम ले लो, जिसका एक आर्म क्या रहेगा, मूवेबल, ठीक है, ये आर्म क्या है, मूवेबल, और यहां पर एक फिल्म लगी हुई है जिसका सरफेस टेंशन क्या है, टी। सरफेस टेंशन इस सरफेस का क्या है, टी, थिन फिल्म है, ठीक। अब सपोज अभी इसका लेंथ है L और ये वाला लेंथ है, सपोज इसको A मान लो, इसको विड्थ को क्या मान लो, A। मैं क्या करता हूं बच्चों, यहां पर एक फोर्स लगाता हूं F, कांस्टेंट फोर्स। कितना फोर्स लगाता हूं, कांस्टेंट फोर्स F, और F कांस्टेंट फोर्स लगा के इसको नीचे खींचता हूं, तो ये मूवेबल आर्म क्या करेगा, हल्का सा नीचे आ जाएगा। कितना नीचे आ गया, मैं बोला dx डिस्टेंस नीचे आ गया। कितना डिस्टेंस नीचे आ गया, dx डिस्टेंस नीचे आ गया। अब मैं लिखता हूं बच्चों वर्क डन, कितना वर्क मैंने किया। वर्क डन क्या होता है बच्चों, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ यहां पर, इस आर्म का dx डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब फोर्स निकालने की कोशिश करता हूं बच्चों। देखो अभी मैं क्या बोला, मैं इस आर्म को नीचे ले जा रहा हूं, कैसा,
स्लोली। कैसे नीचे ले जा रहा हूं? स्लोली, धीरे से नीचे ले जा रहा हूं। ठीक, मतलब जितना सरफेस टेंशन फोर्स लगा रहा होगा इस बार पे, मैं उतना ही इक्वल फोर्स लगा रहा हूं इस पे। आ रही बात समझ में? और क्योंकि ये तो देखो एरिया पे तो डिपेंड नहीं करता फोर्स, फोर्स किस पे डिपेंड करता है? कांटेक्ट लेंथ पे। और कांटेक्ट लेंथ क्या? एल ही है, नीचे खींच रहा हूं तो कांटेक्ट लेंथ चेंज नहीं हो रहा तो फोर्स चेंज होगा क्या? नहीं चेंज होगा। पढ़े ना ये चीज भी हम लोग। तो कांटेक्ट लेंथ चेंज नहीं हो रहा तो फोर्स चेंज नहीं हो रहा, तो मैं कांस्टेंट फोर्स, जितना फोर्स ये सरफेस टेंशन लगा रहा है लिक्विड का, उतना ही एफ फोर्स लगा रहा हूं। तब नेट फोर्स इसका जीरो है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है नीचे, या स्लोली मूव कर रहा है नीचे। आ रही बात समझ में? तो मेरा जो एफ है वो क्या है? कांस्टेंट। अब बाय डेफिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन मैं क्या बोल सकता हूं? सरफेस टेंशन बराबर क्या होगा? फोर्स पर यूनिट लेंथ, एफ बाय ए होगा कि नहीं होगा? यहां पर ये लेंथ कितना है बच्चा? ए। तो सरफेस टेंशन अगर टी है तो एफ बाय ए होगा। तो यहां से एफ क्या आ जाएगा बच्चों? टी है। एफ बराबर क्या आ जाएगा? टी है। तो एफ टोटल क्या होगा? मैं बोलता हूं 2TA। क्यों? फिल्म के दो सरफेस, ऊपर और नीचे, तो टोटल फोर्स कितना है बच्चों? 2TA। तो यहां पर टोटल फोर्स जो वर्क डन, टोटल वर्क डन हो रहा होगा वो क्या लिखेंगे बच्चों? 2TA इंटू dx। समझ में? पक्का? 2TA इंटू dx। अब मैं लिखता हूं बच्चों इंक्रीज इन एरिया, इंक्रीज इन सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया में जो इंक्रीज है वो कैसे लिख सकता हूं? देखो इतना पार्ट इंक्रीज हुआ है सरफेस एरिया का, पहले इतना था, नीचे आ गया तो टोटल बढ़ गया, तो ये जो एक्स्ट्रा यहां से यहां लेंथ बढ़ा है उतना, तो ये कितना है? ए। ये कितना है? dx। तो a इंटू डी एक्स, लेकिन कितनी सर्फेसेस हैं? दो, तो कितना होगा टोटल सरफेस एरिया? 2a dx। ये बात समझ में आया कि नहीं है बच्चों? पक्का? अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर सरफेस एनर्जी लिखता हूं। तो सरफेस एनर्जी बराबर क्या होता है बच्चों? वर्क डन इन इंक्रीजिंग सरफेस एरिया बराबर बाय इंक्रीज इन सरफेस एरिया। वर्क डन कितना करा? 2TA dx। ठीक है ना? 2TA dx डिवाइडेड बाय इंक्रीज इन सरफेस कितना है? 2a dx। 2a dx से 2a dx क्या हो गया? कट गया। तो सरफेस टेंशन किसके बराबर आ गया बच्चों? सरफेस एनर्जी के बराबर आ गया। मतलब सरफेस टेंशन न्यूमेरिकली इक्वल होता है सरफेस एनर्जी के। तो ये दूसरा डेफिनेशन हो गया किसका? सरफेस टेंशन का। तो सरफेस टेंशन क्या बोल सकते हैं? इट इज सरफेस टेंशन, ऐसा सरफेस टेंशन is numerically equal to surface energy। ठीक, सरफेस एनर्जी है तो जूल मत लिख देना, है ना? जूल पर मीटर स्क्वायर। आ रही बात समझ? जूल पर मीटर स्क्वायर। आ रही बस? पक्का? ऊपर से तो नहीं गया। ठीक, अब हम लोग को दो अप्रोच मिल गए हैं सवाल बनाने के। सरफेस टेंशन अगर दे दिया है तो दो अप्रोच से सवाल बना सकते हो। या तो आप लोग फ्री बॉडी डायग्राम जो एनएलएम, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का, एनएलएम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, उसमें फोर्स का इक्वेशन लिखो, और जो सरफेस टेंशन के कारण फोर्स लगता है उस फोर्स में टी इंटू टोटल लेंथ वो लिख के सॉल्व करो। ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या हो गया? अब चेंज इन सरफेस टेंशन बराबर क्या लिख सकते हैं आप? टी बराबर डायरेक्ट लिख सकते हैं वर्क डन इन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय कितना सरफेस एरिया में इंक्रीज हुआ, dw बाय dA। आ रही बात समझ में? तो दूसरा आप T बराबर dw बाय dA ये अपन यूज कर सकते हैं। क्लियर? चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी इवॉल्व्ड व्हेन 8 ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर ऑफ सरफेस टेंशन इतना, ऑफ रेडियस इतना, ईच कंबाइन इनटू 1। मतलब 8 छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स थे, वो मिलके एक बड़ा ड्रॉपलेट बना लिए। तो ड्रॉपलेट्स के पास एनर्जी किस फॉर्म में रहेगी? सरफेस के फॉर्म में रहेगी, सरफेस एनर्जी के फॉर्म में। तो पहले 8 ड्रॉपलेट का कुछ सरफेस एनर्जी होगा, बाद में क्या हो गया? एक बड़ा ड्रॉपलेट बन गया, उसका कुछ सरफेस एनर्जी होगा। जितना सरफेस एनर्जी में चेंज आया वही क्या होगा? हीट लॉस। भाई चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर तो हीट लॉस लिखते हैं। तो अप्रोच कैसे करना है समझ में आ गया। तो अपन वही करते हैं, पहले 8 ड्रॉपलेट्स का क्या निकालते हैं? सरफेस
एनर्जी निकालते हैं बच्चों, ठीक है। तो सरफेस एनर्जी कैसे निकालेंगे, देखो dW बाय dA क्या होता है बच्चों, T। तो एनर्जी जो वो पोजेस करता है, सरफेस एनर्जी जो प्रोसेस कर रहा है, सरफेस एनर्जी नहीं, सरफेस एनर्जी तो ये dW बाय dA, लेकिन वर्क डन वो पोटेंशियल एनर्जी, हमको पोटेंशियल एनर्जी का चेंज निकालना है। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होगा बच्चों, TdA। पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होगा, TdA। तो सबसे पहले निकालते हैं एनर्जी इन 8 ड्रॉपलेट्स। तो 8 ड्रॉपलेट का 8 होगा इंटू एक ड्रॉपलेट की एनर्जी कितनी होगी, 8 ड्रॉपलेट की एनर्जी होगी सरफेस टेंशन T इंटू सरफेस एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। स्फीयर का सरफेस एरिया का निकाल ले बेटा, मत खा उसको, है ना, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई छोटा आर स्क्वायर। समझ में आएगी नहीं है, ये क्या हो गया 8 ड्रॉपलेट्स की सरफेस एनर्जी, ठीक। अब इसके बाद क्या किए बच्चों, 8 ड्रॉपलेट्स को कोलेस किए, मिला दिए, मिला के क्या बना दिए, एक बड़ा ड्रॉपलेट मिला दिया, ठीक। तो क्या चीज सेम रहेगा, वॉल्यूम। क्या चीज सेम रहेगा, वॉल्यूम। तो 8 ड्रॉपलेट का वॉल्यूम क्या होगा, 8 इंटू 4/3 पाई छोटा आर क्यूब। अब ये मिलके एक बड़ा वॉल्यूम बना लिया, सपोज बड़े का रेडियस क्या है आर, तो 4/3 पाई बड़ा आर क्यूब। समझ रहे हो, छोटे 8x मिलके क्या बना लिए, एक बड़ा बना लिए। छोटे वाले को रेडियस आर था, बड़े वाले का रेडियस आर। समझ में, 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, तो आर बराबर क्या आ गया बच्चों, 2r आ गया। आर बराबर क्या आ गया, 2r। बड़े वाले का रेडियस क्या होगा, 2r। तो बड़े वाले का रेडियस अगर 2r होगा बच्चों, तो dw बड़े वाले स्फीयर का लिखेंगे, एनर्जी, एनर्जी पजेस्ड बाय लार्ज ड्रॉप, कितना होगा बच्चों, T। सरफेस टेंशन तो वही रहेगा, पानी का पानी है, सरफेस टेंशन वही रहेगा। अब ये क्या रहेगा 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहां 2r का क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर। समझ में आया बच्चों। तो बच्चों हीट लॉस या क्या बोला है अपने को, भी बोला है क्या, हीट इवॉल्व। हीट इवॉल्व क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, या इनिशियल माइनस फाइनल, क्योंकि हीट इवॉल्व हुआ है तो फाइनल एनर्जी कम होगी, इनिशियल एनर्जी ज्यादा होगी। तो इनिशियल माइनस फाइनल कर देते हैं। इनिशियल कितना है, कहां तो था, कहीं तो कुछ था, 8t 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 2 2 आ जाएगा 4, तो 4t 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 4t 4 पाई आर स्क्वायर, तो 16 इंटू टी का वैल्यू कितना है 72 इंटू 10 का पावर -3 इंटू 4 पाई, पाई तो पाई का वैल्यू पाई ले लेते हैं, इंटू आर स्क्वायर। आर का वैल्यू कितना है 0.5 mm, 0.5 mm कितना हो जाएगा 0.5 इंटू 10 का पावर -3 मीटर उसका स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आप लोग की जिम्मेदारी, ठीक है। समझ में आया कैसे अप्रोच करना है, पक्का, बढ़े आगे। अगला अगला क्वेश्चन क्या बोला है, कैलकुलेट द वर्क डन अगेंस्ट सरफेस टेंशन। अगेंस्ट सरफेस टेंशन बोल दिया, मतलब सरफेस टेंशन जो फोर्स लगा रहे हैं उसके अगेंस्ट। सरफेस टेंशन इन ब्लोइंग अ सोप बबल फ्रॉम अ रेडियस ऑफ इतना टू इतना इफ द सरफेस टेंशन ऑफ द सॉल्यूशन इज इतना। सिंपल है। तो बच्चों वर्क डन कितना करना पड़ेगा, टी इंटू चेंज इन सरफेस एरिया। तो भाई सरफेस टेंशन तो सरफेस टेंशन ही रहेगा, सरफेस एरिया में चेंज क्या होगा 4 पाई कॉमन आ जाएगा, बड़े वाले का क्या है आर स्क्वायर, छोटे वाले का क्या है माइनस आर। समझ में आया बात, भाई इतने से इतना इंक्रीज करना है। तो क्या होगा वर्क डन टी इंटू 4 पाई, बड़ा आर का वैल्यू कितना दिया है 20, तो 20/100 का होल स्क्वायर माइनस 10, अरे बाप रे 10/100 का होल स्क्वायर, और टी का वैल्यू फिर डाल देंगे और इसको कैलकुलेट कर लेंगे, हो जाएगा बच्चों। टी का वैल्यू कितना डाल देंगे 25, तो 25 इंटू 4 इंटू 10 का पावर -3 पाई, और यहां आ जाएगा 2/10 का स्क्वायर माइनस 1/10 का स्क्वायर अंडर रूट। सॉल्व कर लेंगे बाद में, ठीक है। समझ में आई बात, क्लियर है, ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा। बढ़े आगे, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया है, a film of water is found between two straight parallel wires 10 centimeter long at a separation of 0.5 centimeter। तो देखो दो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर है, इनके बीच में क्या बनी है बच्चों, एक
फिल्म बनी है, इनके बीच में क्या बनी है? फिल्म। सेपरेशन कितना है अभी? 0.5 सेंटीमीटर। ओरिजिनल लेंथ दोनों का क्या है? 10 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द वर्क डन रिक्वायर्ड टू इंक्रीज 1 mm डिस्टेंस बिटवीन द वायर्स। तो इसको नीचे खिसकाएंगे 1 mm, तो सरफेस टेंशन आपको दे दिया है, तो वर्क डन बराबर फिर से क्या लिखेंगे बच्चों? dw बराबर t इंटू डी ए। सरफेस टेंशन का वैल्यू कितना दिया है? 72 इंटू 10 का पावर -3। एरिया में चेंज कितना आएगा? सपोज आप कितना खिसका इसको? 1 mm, और इसका लेंथ कितना था? 10 सेंटीमीटर। तो सरफेस एनर्जी जो सरफेस एरिया में इंक्रीज है वो इतना ही होगा। तो कितना लिखेंगे? 10 सेंटीमीटर इंटू 1 mm। तो क्या लिखेंगे? 10 बाय 100 इंटू 1 बाय 1000। पक्का बच्चों? तो देखो ये तो कट पिट जाएगा, 10 10, और ये कितना हो गया? 10 का पावर -4, -4 ऊपर जाएगा तो 10 का पावर 4 हो जाएगा। 10 का पावर 4 होगा तो कितना जाएगा? 10। तो कितना जाएगा? 720 जूल्स। ठीक है, समझ में आई बात? ठीक है। -4 क्यों? अरे हाँ यार, -4 होगा ना, तो क्या आएगा? 72 इंटू 10 का पावर -7 जूल। अरे ऊपर जाएगा तो माइनस होगा ना, नीचे माइनस थोड़ी। ठीक है, बढ़े आगे। अगला, टू सोप बबल इन वैक्यूम have radius 3 centimeter and 4 centimeter respectively, coalesce under isothermal condition to form a single bubble, what is the radius of new bubble? ठीक, तो ये प्रेशर को क्यों वैक्यूम बोला गया है? नहीं तो प्रेशर चेंज होने के कारण एक्सेस प्रेशर का डिफरेंस रहता है, P1 ने P2 V2 माइनस P1 V1 ये सब लेना पड़ता है, तो इसी कारण से प्रॉब्लम थोड़ी लेंदी हो जाएगी। इसलिए आपको क्या बोल दिया? बाहर का प्रेशर क्या है? वैक्यूम है, ऐसा बोल दिया। बाहर का प्रेशर क्या ले लो? 0। ठीक है, क्योंकि प्रेशर के अगेंस्ट आप वर्क करते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट, तो PdV लिखना पड़ता है भाई, वो वाला कॉम्पोनेंट आता है। लेकिन अगर आप वैक्यूम के अगेंस्ट वर्क डन कर रहे हो तो फिर कोई वर्क डन मानना नहीं जाता, सिर्फ सरफेस टेंशन के अगेंस्ट जो वर्क डन कर रहे हो वही माना जाएगा। आप समझ रहे हो क्यों वैक्यूम बोला है भाई? फ्री एक्सपेंशन हो रहा है। क्या हो रहा है? फ्री एक्सपेंशन। तो फ्री एक्सपेंशन में वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस या एक्सटर्नल प्रेशर क्या होता है? 0 होता है। बाहर का प्रेशर 0 मानते हैं ना, लेकिन हम लोग यहां पर क्या मान लेंगे? सरफेस टेंशन तो लग रहा है ना, जो उसको कोलेस करने की कोशिश कर रहा है। आ रही बात समझ में? तो यहां पर हम लोग को सिर्फ क्या लेना है बच्चों कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ द न्यू बबल निकालना है आइसोथर्मल कंडीशन में। तो यहां पर सरफेस एनर्जी को क्या करना है? इक्वेट करना है। कोई लॉस नहीं हो रहा है, मानना है। आ रही बात समझ? कोई लॉस नहीं हो रहा है, मानना है। तो सरफेस एनर्जी जो दोनों का सम था, वो जब दोनों को मिला देंगे तो जो सरफेस एनर्जी होगी वही। क्लियर है? वर्क डन मतलब वर्क चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। ठीक है, तो क्या करते हैं? P इनिशियल क्या होगा बच्चों? TdA1 पहले वाले का प्लस TdA2 बराबर किसके होगा? T, और जब कंबाइन में जो उन लोग वो हो गया तब। क्लियर बात? ठीक, समझ में आई बात? ऊपर से तो नहीं जा रहा। तो सरफेस टेंशन लेते हैं T, पहले वाले का एरिया कितना होगा बच्चों? 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? R1 स्क्वायर। R1 कितना है? 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस T इंटू दूसरे का कितना हो जाएगा बच्चों? 4 पाई इंटू 4 का स्क्वायर बराबर T इंटू 4 पाई। सपोज इसका रेडियस क्या हो जाता है? R। ठीक है, तो 4 पाई T 4 पाई T 4 पाई T क्या होगा बच्चों? कैंसल। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 का अंडर रूट क्या आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा? दोनों का कंबाइंड रेडियस। क्लियर है? बाहर का वैक्यूम क्यों दिया है समझ में आया ना? नहीं तो फिर हीट लॉस होगा, जैसे बाकी क्वेश्चन में आ रहा था ना हीट लॉस, वैसा हीट लॉस आता है। टोटल दोनों एनर्जी सेम नहीं होता। बाहर वैक्यूम दे दिया तो फ्री एक्सपेंशन है, इसलिए हीट लॉस नहीं हो रहा। बढ़े आगे। अगला, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहां पर अपना सरफेस टेंशन अपना इतना पार्ट खत्म हो गया है। अब अपन नए पार्ट पे आगे बढ़ते हैं। ठीक, शेप ऑफ मेनिस्कस। ठीक, चैप्टर जब चालू हुआ था ये वाला सरफेस टेंशन वाला, तो शुरू में हम लोग 2 फोर्सेस के बारे में पढ़े थे। कौन से फोर्स थे बच्चों? कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स। तो कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स क्या क्या होते थे? ये थे सिमिलर पार्टिकल के बीच में, और ये क्या थे? डिफरेंट के बीच में, है ना? ये सिमिलर पार्टिकल्स के बीच में फोर्स था और ये डिफरेंट पार्टिकल्स के बीच में फोर्स था।
ठीक है बच्चों। तो क्या होता है बच्चों, जब भी दो लिक्विड या दो, एक सॉलिड और एक लिक्विड कांटेक्ट में आते हैं, सॉलिड और लिक्विड क्या में आते हैं बच्चों, कांटेक्ट में आते हैं, तो होगा क्या, सपोज ये एक लिक्विड है, क्या है बच्चों, लिक्विड है ना। तो इसमें सपोज ऐसा लिक्विड भरा हुआ है, इसमें सपोज ऐसा लिक्विड भरा हुआ है। अब क्या होगा, ये जो पास वाले मॉलिक्यूल्स होंगे, इनको दो फोर्सेस लग रहे हैं, जो बाउंड्री में मॉलिक्यूल्स हैं, जो चिपके हुए हैं, किससे, मेनिस्कस से, बाउंड्री से, दोनों की सरफेस पे, इंटरफेस पे। एक फोर्स लग रहा होगा एडहेसिव फोर्स लग रहा होगा, जो कौन लगा रहा होगा, ग्लास, और बाकी जो बल्क ऑफ लिक्विड है वो मिलके इनके ऊपर क्या लगा रहा होगा, एक कोहेसिव फोर्स, है ना। अब सिचुएशन ये डिपेंड करती है कि कौन बड़ा होगा और कौन छोटा होगा, भाई सिचुएशन पे डिपेंड करता है कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। सपोज ये दोनों ऐसे हैं, ये दोनों ऐसे हैं कि इनका रिजल्टेंट, इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट कैसा आ गया, ये दोनों फोर्स का वेक्टर सम करते हैं ना बच्चों, याद होगा आपको, ऐसा ऐसा करते थे ना वेक्टर सम, रिजल्टेंट आ गया ऐसा, हो सकता है केस वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है, क्या रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड, या हो सकता है एडहेसिव फोर्स ज्यादा हो, कोहेसिव फोर्स कम हो, एडहेसिव फोर्स ज्यादा हो और कोहेसिव फोर्स कम हो। तो एडहेसिव फोर्स की बड़ी होगी, कोहेसिव फोर्स कम होगा, तो नेट फोर्स जो होगा वो किस तरफ आ जाएगा, भाई ये कोहेसिव फोर्स तो कम है, एडहेसिव फोर्स क्या है, ज्यादा, तो फोर्स क्या आ जाएगा, बाहर की तरफ। ठीक, हो सकता है कोहेसिव फोर्स बड़ा हो, एडहेसिव फोर्स कम हो, तो नेट फोर्स करेंगे तो वो कहां जाएगा, अंदर की तरफ। आ रही बात समझ में। तो पानी की जो फ्री सरफेस रहती है ना, वो हमेशा फ्लैट नहीं रहती, क्या रहती है, हमेशा फ्लैट नहीं रहती। बाउंड्रीज में या तो ऊपर चढ़ी हुई रहती है, या तो अंदर रहती है, या तो फ्लैट भी रह सकती है। फ्लैट कब रहेगी, जब एवरेज कोहेसिव फोर्स जो लग रही है और एडहेसिव फोर्स जो लग रही है पार्टिकल पे, जो बाउंड्री पे है, वो सेम हो जाए, सेम मत हो जाए, मतलब वो दोनों का रिजल्टेंट क्या आ जाए, वर्टिकली डाउनवर्ड, या अलोंग द क्या, अलोंग द फ्रेम, यानी जो ग्लास ट्यूब है या जो भी बर्तन रखा है उसके अलोंग आ जाए, वर्टिकली डाउनवर्ड आ जाए। आ रही बात समझ में। तो क्या होगा, ऐसे में फ्लैट सरफेस रहेगी, ऐसे में सरफेस क्या रहेगी, फ्लैट। अगर एडहेसिव फोर्सेस बढ़ गई तो ये लिक्विड ऊपर चढ़ जाएगा, भाई ये उसको ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है तो साइड वाले थोड़ा ऊपर चढ़े रहेंगे, तो आपकी जो सरफेस है वो कैसी बन जाएगी, थोड़ी सी कॉनकेव, यानी ऊपर से देखेंगे तो कैसे दिखेगा, कॉनकेव। और अगर कोहेसिव फोर्स ज्यादा है, एडहेसिव फोर्स कम है, तो सरफेस क्या हो जाएगा बच्चों, आ रही बात समझ में, पक्का। तो सारा खेल किसका है, एडहेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स की वैल्यू क्या है उस पे, एडहेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स की वैल्यू क्या है उस पे। अब इसको न्यूमेरिकली भी ऐसा देख सकते हैं, अगर आप देखना चाहें तो तीन केसेस अपन लिख सकते हैं। देखो पहले तो ये ट्यूब को पतला ले लो, ट्यूब को क्या ले लो, पतला, ऐसा, ये बन गया ट्यूब, ये हो गया पहला केस, ये हो गया दूसरा केस, ये हो गया तीसरा केस। ठीक, तीनों में क्या भरा हुआ है बच्चों, कुछ लिक्विड भरा हुआ है, मेरे को नहीं पता क्या भरा हुआ है, तीनों में लिक्विड, तीनों में लिक्विड भरा हुआ है, नैरो ट्यूब में तीनों में क्या भरा हुआ है, लिक्विड। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले तो कोहेसिव फोर्सेस मार्क कर लेता हूं। ठीक, तो कोहेसिव फोर्स क्या होगी, जो सरफेस की तरफ लगती है, तो ऐसे लगा दिया तीनों में, 1 2 3। ठीक, और मैं ड्यू टू यूनिफॉर्मिटी ऐसा बोला कि ये कितने एंगल पे लग रहा है, ऑन एवरेज 45 डिग्री पे लग रहा है, ऐसा मैं मान लिया, ये एंगल को क्या मान लिया मैं, 45, बाय सिमेट्री ऐसे करके। अरे बस समझ में, क्योंकि इधर वाले पार्टिकल इधर खींच रहे होंगे, नीचे वाले नीचे खींच रहे होंगे, तो नेट सरफेस पे जो मॉलिक्यूल रहते हैं उनको नेट इनवर्ट फोर्स रहती है ना, तो मैं बोल रहा हूँ 45 डिग्री पे लग रही है। ये कौन सी फोर्स है बच्चों, कौन सी फोर्स, कोहेसिव। ठीक, कोहेसिव फोर्स। दूसरी जो फोर्स मैं लगाऊंगा वो कौन सी होगी, एडहेसिव फोर्स। वो कैसे लगेगी, टुवर्ड्स द, भाई परपेंडिकुलर टू द सरफेस, जो सरफेस कांटेक्ट की उसके परपेंडिकुलर लगेगी, अट्रैक्ट कर रही है, तो ऐसे लग रही है। ये कौन सी फोर्स है, एडहेसिव। इसको बोल दिया मैं F1, इसको बोल दिया सपोज F2। तो इधर लग रहा है F1, इधर लग रहा है, अभी देखते हैं। ठीक, एरो का लेंथ मैग्नीट्यूड बताता है और एरो का लेंथ मैग्नीट्यूड बनाता है। अब दिनों का वेक्टर सम करता हूं, पक्का। अगर आप सोचो
ये F1 केस 1 लिखता हूं, केस 1, अगर F1 कौन सा फोर्स F1 ये हो जाए F2 साइन 45 डिग्री के बराबर, अगर ये जो F1 फोर्स लग रहा है वो किसके बराबर हो जाए, तो दोनों वेक्टर को ऐड करते हैं, देखो ये आया F2 और ये F1, अगर F1 साइन 45 के बराबर हो गया, देखो F2 साइन 45 कर रहा है, तो F2 साइन 45 क्या है, इतनी है ना ये जगह, तो देखो F1 प्लस F2 नेट फोर्स किधर आ जाएगा, कुछ कलर मिलना है नया टाइप का, हाँ ये नेट फोर्स ऐसा डाउनवर्ड आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो F नेट क्या होगा बच्चों, डाउनवर्ड, आ रही बात में, सरफेस के अलोंग। दूसरा केस, अगर F1 जो है कौन सा फोर्स ये लगने वाला इज ग्रेटर देन F2 साइन 45, तो जब मैं वेक्टर सम करूंगा तो ये यहां तक नहीं आएगा, थोड़ा सा कहां बढ़ जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि जो F1 है वो F2 साइन 45 से क्या है, बड़ा है, तो इतना थोड़ी होगा, आगे तक बढ़ जाएगा, तो नेट फोर्स क्या आएगा, दोनों का वेक्टर सम करूंगा तो ये होगा कि नहीं होगा, ठीक, नेट फोर्स कहां रहा है, बाहर की तरफ, आ रही बात समझ में, तो सरफेस नेट फोर्स ऐसा लग रहा है, ठीक, तो यहां पे फोर्स किधर आएगा, बाहर की तरफ, या वर्टिकल से लेंगे तो एक्यूट एंगल बना रहा है, ठीक, और अगर यहां पर देखूं मैं तीसरा केस, अगर F1 छोटा है F2 साइन 45 से, तो ये फोर्स यहीं तक पहुंचेगा, पूरा F1 F2 साइन 45 तो पहुंच नहीं पाए, उससे थोड़ा छोटा है F1 जो लग रहा है, तो ये वेक्टर सम F नेट ही आएगा, तो नेट फोर्स क्या होगा बच्चों, कुछ थीटा एंगल इनवर्ट टू द सरफेस, क्लियर है बात, तीन केस समझ में आया कि नहीं आया। अब बताओ सरफेस टेंशन के कारण जो फोर्स लगता है, सरफेस टेंशन के बाद वो सरफेस के कैसे लगता है, परपेंडिकुलर, तो जो नेट फोर्स है उसके अलोंग ही लगेगा, नेट फोर्स के अलोंग लगेगा, तो ऐसा है नेट फोर्स ऐसा है तो सरफेस टेंशन उसके अलोंग, नेट फोर्स ऐसा है तो इधर की तरफ, तो बच्चों तीन शेप बनेंगे, क्या बनेंगे, तीन शेप, केस 1 अगर देखें, क्या देखें, केस 1, तो पहले केस में क्या होगा भाई, नेट फोर्स इधर लग रहा है डाउनवर्ड, दोनों एज में नेट फोर्स क्या लग रहा है बच्चों, डाउनवर्ड लग रहा है, तो यहां पर अगर मैं सपोज एक लाइन बना दिया, सरफेस में क्या कर दिया एक बच्चों, लाइन बना दिया, तो सरफेस टेंशन फोर्स किधर लगेगा, फ्लैट, आ रही बात समझ में, क्या बना दिया एक फ्लैट, तो मेनिस्कस कैसा होगा, प्लेन सरफेस, इनर मेनिस्कस कैसा होगा बच्चों, प्लेन सरफेस, क्लियर। दूसरे केस में क्या था, नेट फोर्स जो लग रहा था वो बाहर की तरफ ज्यादा लग रहा था, क्या लग रहा था, बाहर की तरफ ज्यादा लग रहा था, तो सरफेस क्या हो जाएगा बच्चों, ऐसा कर्व, सरफेस क्या हो जाएगा, ऐसा कर्व, अंदर की तरफ, कैसा कर्व हो गया बच्चों, अंदर की तरफ, तो ये वाला फोर्स अभी ज्यादा था, फोर्स इधर वाला ज्यादा आ रहा था, नेट फोर्स ज्यादा आ रहा था, तो इधर चढ़ गया लिक्विड और इधर चढ़ गया, तो ऊपर से देखोगे तो सरफेस कैसा दिख रहा है, कॉनकेव, और यहां अगर आप एक लाइन बनाओगे बच्चों, यहां पर आप क्या करोगे, एक लाइन बनाओगे, तो सरफेस टेंशन कैसा लगेगा, ऐसा टेंजेंट लगेगा थोड़ा ऊपर की तरफ, पक्का, क्लियर बात। तीसरा, अगर सरफेस कैसी है, फ्लैट थी, फोर्स अब कैसा लग रहा है बच्चों, इनवर्ड, तो ये जो मॉलिक्यूल्स थे वो अंदर की तरफ खिंच जाएंगे, तो सरफेस कैसी बन जाएगी, ऐसी, और अगर यहां एक लाइन बना दूंगा तो उस पर सरफेस टेंशन कैसा लगेगा, ऐसा, समझ में आया पक्का, क्लियर है, क्योंकि सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है ना सरफेस टेंशन, क्लियर है, तो तीन केस हो गए, तीन शेप बन गए, प्लेन, कॉनकेव, और अभी ऊपर से देखोगे तो क्या है बच्चों, कॉनवेक्स सरफेस, ठीक, तो ये कब होगा, इन जनरल बोल सकते हैं जब एडेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स का जो वेक्टर सम है वो किसके अलोंग आ जा रहा है, अलोंग द सरफेस आ रहा है, क्या आ जा रहा है, अलोंग द सरफेस, तब हम लोग बोलेंगे प्लेन सरफेस बनेगा। जब कांटेक्ट सरफेस से बाहर जा रहा है, ऐसा कब होगा, जब एडहेसिव फोर्स जो होगी, सॉरी क्या, हाँ एडहेसिव फोर्स होगी वो क्या होगी, कोहेसिव फोर्स से जनरली बड़ी होगी, तब ऐसा होगा। और तीसरा केस कब आएगा, जब कांटेक्ट फोर्स ऐसा लग रहा है तो एडहेसिव फोर्स जब कोहेसिव फोर्स से कम होगी, तो कॉन्वेक्स सरफेस बन जाएगा। तो तीन तरह के शेप ऑफ क्या बनते हैं बच्चों, मेनिस्कस बनते हैं। समझ में आया बात,
पक्का? क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ कर्ड सरफेस। देखो, सोचो, अगर सपोज एक कर्ड सरफेस बनी है किसी लिक्विड की, किसी लिक्विड की क्या बनी है बच्चों? कर्ड सरफेस बनी है। इस तरफ बोलोगे कॉनकेव और इस तरफ क्या बोलोगे? कॉन्वेक्स। बोलोगे कि नहीं बोलोगे? एक तरफ बोलोगे कॉनकेव और एक तरफ कॉन्वेक्स। तो बच्चों सरफेस क्या कोशिश करती है? मिनिमाइज होने की ना। सरफेस क्या कोशिश करेगी? मिनिमाइज होने की। तो इसको मिनिमाइज होने से कौन रोके? और किधर मिनिमाइज होगी? जैसे अगर आप खुद सोचो, अगर आप एयर बबल लिए हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट होने का कोशिश करेगा कि एक्सपैंड होने का? कॉन्ट्रैक्ट होने का कोशिश करेगा। लेकिन क्योंकि बबल मेंटेन्ड है, कॉन्ट्रैक्ट अपने आप हो नहीं रहा, मतलब सरफेस टेंशन तो क्या कोशिश कर रहा है? सरफेस टेंशन तो उसको कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है ना, सरफेस टेंशन उसको खींच के छोटा करने का कोशिश कर रहा है। मतलब अंदर से कोई ना कोई एक ऐसा फोर्स लगा रहा होगा ना जो उसको कॉन्ट्रैक्ट होने से रोक के रखा है, तभी तो वो मेनिस्कस मेंटेन्ड है, तभी तो मेनिस्कस मेंटेन्ड है। तो क्या एजम्पशन कर सकते हैं? जिस तरफ, एजम्पशन मतलब ये तो सही बात है, फैक्ट बात है, जिस तरफ कॉन्केव सरफेस होती है और जिस तरफ कॉन्वेक्स सरफेस होती है, यहां अगर प्रेशर P1 है, यहां अगर प्रेशर P2 है, तो P2 विल बी ग्रेटर देन P1, क्योंकि जो एक्स्ट्रा प्रेशर इनसाइड होगा कॉन्केव सरफेस के तरफ, सरफेस टेंशन जो उसको कोलैप्स करने की कोशिश कर रहा है, उस कट सरफेस को छोटा करने की कोशिश कर रहा है, उसको वो क्या करेगा? रोक के रखेगा। ये बात समझ में आएगी नहीं? पक्का? तो हमेशा याद रखना, P कॉन्केव इज ग्रेटर देन P कॉन्वेक्स फॉर मेनिस्कस टू मेंटेन इट्स कर्वेचर। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा, अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा? मेनिस्कस कोलैप्स होता जाएगा ना धीरे धीरे, पॉइंट पॉइंट सरफेस छोटी होने की कोशिश करेगी, ठीक है, रेडियस छोटा। बात समझ में आई? पक्का? क्लियर है कि नहीं है? ऊपर से तो नहीं गया बच्चों? ठीक, बढ़े आगे। पक्का? चलिए अब देखते हैं बच्चों अगला, एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप एंड अ लिक्विड बबल। तो पहले तो अंतर देख लो बबल और ड्रॉप में। ड्रॉप में क्या होगा? अंदर पानी, बाहर एयर, तो सरफेस कितनी होगी? एक। सरफेस कितनी होगी? एक। और ये ड्रॉप है, ये क्या है? वाटर ड्रॉप। और लिक्विड बबल में क्या होगी, या एयर बबल में, या जो भी बोलते हैं अपन, बबल में क्या होगा? बाहर एयर, अंदर एयर और बीच में वाटर होगा। तो इसकी कितनी सरफेस होगी? दो। कितनी सरफेस होगी? दो। ये सरफेस 1 और ये बाहर सरफेस 2। तो ये बोलते हैं बच्चों वाटर ड्रॉप और ये लिक्विड ड्रॉप। बताओ आप जो बोलोगे उसका पहले निकालूंगा मैं। किसका? वाटर ड्रॉप का एक्सेस प्रेशर निकालने पहले कि एयर बबल का? एयर बबल का। चलिए तो लिखिए, एक्सेस प्रेशर सबसे पहले निकालते हैं वाटर ड्रॉप, ठीक है? मेरा जो मन होगा मैं वो निकालूंगा, आप लोग से क्यों पूछूं? हाँ, किसका निकालेंगे? वाटर ड्रॉप का। चलिए तो सबसे पहले क्या बनाते हैं? वाटर ड्रॉप बनाते हैं बच्चों। वाटर ड्रॉप, ये बन गया आपका क्या? वाटर ड्रॉप। मैं बोला भाई बाहर में प्रेशर क्या है? बोला P1। अंदर में प्रेशर क्या है? बोला P2। सेम तो हो नहीं सकता, क्यों? कॉनकेव की तरफ प्रेशर ज्यादा होगा, बाहर की तरफ प्रेशर कम होगा। आ रही बात समझ में? पक्का। अब क्या किया बच्चों? इसको बीच से काट दिया। क्या करा? बीच से काट दिया। बीच से काटा तो एक ऐसी लाइन बनाएंगे, ऐसी, ठीक? बीच से काट दिया। अब अगर आप इसको काटने के बाद ऐसे करके देखोगे तो आपको क्या दिखेगा? ये ऐसा दिखेगा ना, ये जो पार्ट कटा है। हरी बात समझ में? और ये तो कट पार्ट है, तो ऐसा कटा है। तो बच्चों देखो, क्या इस लाइन में, इस पूरी लाइन में हर जगह ऐसे फोर्स लग रहा होगा? ठीक, समझ रहे हो? ये लिक्विड ड्रॉप सपोज,
अरे ऐसे रखूंगा तो बोलूंगा कैसे, छोड़ो। ये आधा ड्रॉप था, ये आधा ड्रॉप था, ये लाइन थी जुड़ी हुई, ये लाइन इधर का सरफेस क्या कर रहा होगा, इधर चढ़ने की कोशिश कर रहा होगा, ये वाला सरफेस क्या कर रहा होगा, इधर चढ़ने की कोशिश कर रहा होगा, ऐसा होने तभी तो कोलैप्स होंगे। तो मैं काट दिया, तो ये लाइन का लेंथ कितना हो गया, 2 पाई आर। ये लाइन का लेंथ कितना हो गया, 2 पाई आर हो गया, 2 पाई आर। तो ये 2 पाई आर क्या कर रहा है, ये चढ़ने की कोशिश कर रहा है, 2 पाई आर इंटू सरफेस टेंशन। सपोज लिक्विड वाटर का सरफेस टेंशन क्या है, टी, तो 2 पाई आर इंटू टी क्या कर रहा है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो देखो इस डायरेक्शन में फोर्स कितना लगेगा, वो लिखता हूं, कितना, टी इंटू 2 पाई आर। ये समझ में आया कि नहीं है, अगर रेडियस क्या है, आर। बताओ बच्चों समझ में आया कि नहीं है, इसको मैं बोला फोर्स वन ड्यू टू सरफेस टेंशन। क्लियर है। अब बाहर प्रेशर क्या है बच्चों, पी। अभी अभी हम लोग चैप्टर खत्म किए बच्चों, पी प्रेशर है बाहर, बाहर प्रेशर क्या है, पी। प्रेशर के कारण फोर्स कर्ड सरफेस पे, कैसी सरफेस है, कर्ड सरफेस, कौन सा एरिया लेते हैं, प्रोजेक्टेड एरिया। हॉरिजॉन्टल फोर्स कौन सा लेते हैं, प्रोजेक्टेड एरिया। पढ़े कि नहीं पढ़े, तो पाई आर स्क्वायर नहीं लेंगे, क्या लेंगे, सॉरी पाई आर स्क्वायर ही लेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर नहीं लेंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, तो क्या लेंगे, प्रोजेक्टेड एरिया। प्रोजेक्टेड एरिया क्या है बच्चों, सर्कल है, कितने का, पाई आर स्क्वायर का। तो बाहर से वाला प्रेशर किधर लगा रहा होगा, इसको अंदर तरफ फोर्स लगा रहा होगा, तो उसको मैं बोलता हूं F2, फोर्स ड्यू टू एक्सटर्नल प्रेशर, फोर्स ड्यू टू एक्सटर्नल प्रेशर, इसको बोलता हूं F2। ये कितना होगा बच्चों, बाहर का प्रेशर P, इसको P बोलता हूं, बाहर का प्रेशर क्या बोलता हूं, P एक्सटर्नल लिख देता हूं, जाओ PX, P एक्सटर्नल इंटू एरिया, एरिया क्या लेंगे, प्रोजेक्टेड एरिया, पाई आर स्क्वायर। समझ में आया बच्चों, पक्का। फिर लिखता हूं फोर्स ड्यू टू इंटरनल प्रेशर, तो क्या होगा, F2, F3 बोलता हूं, F3 बराबर क्या होगा, P इनसाइड। इनसाइड में सपोज प्रेशर कितना है, P2 बोला था, P इनसाइड बोल दो, क्या बोल दो, P इनसाइड। तो P इनसाइड जो प्रेशर है बच्चों, वो भी सरफेस तो कर्ड है, लेकिन हमको कौन सा एरिया लेना है, प्रोजेक्टेड एरिया, तो क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर। आ रही बात समझ में। अब अगर ये बैलेंस में है तो नेट फोर्सेस क्या होंगी, इक्विलिब्रियम में होंगी। नेट फोर्सेस क्या होंगी बच्चों, चारों नेट फोर्सेस क्या में होंगी, इक्विलिब्रियम में होंगी। तो अपन क्या बोल सकते हैं, देखो अंदर छोटा कर रही कौन कौन है, इसको बबल को कोलैप्स कौन कौन कर रहा है, बाहर का प्रेशर वाला फोर्स और ये, तो दोनों का सम कर दो, तो क्या होगा, F1 प्लस F2, रोक कौन रहा है, F3, रोक कौन रहा है बच्चों, F3। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा, F1 की जगह क्या डालेंगे बच्चों, P एक्सटर्नल, नहीं F1 तो वो था, T इंटू 2 पाई आर प्लस P एक्सटर्नल, ओ माय गॉड, पाई आर स्क्वायर बराबर P इनसाइड पाई आर स्क्वायर। पाई पाई का हिसाब हो गया, आर आर, एक आर कट गया, ठीक। इसको उधर भेज दो बच्चों, तो क्या आ जाएगा, डेल्टा पी आ जाएगा, P इनसाइड माइनस P आउटसाइड, क्या बोल देंगे उसको, डेल्टा P, और इधर आ जाएगा 2T बाय आर। समझ में आया। तो ये क्या है बच्चों, एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप, एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप, या जो भी कॉनकेव सरफेस होगी उस तरफ एक्सेस प्रेशर कितना रहेगा, 2T बाय आर। ये बात समझ में आएगी नहीं, ऊपर से तो नहीं गया। अब बताओ पूरा डेरिवेशन बबल के लिए करने की जरूरत है, एयर बबल, भाई ऊपर T इंटू 2 पाई आर लग रहा होगा, अंदर वाली सरफेस भी तो T इंटू 2 पाई आर लगा रही होगी, ऊपर वाली सरफेस भी कोलैप्स करने की कोशिश करिए, नीचे वाली सरफेस भी कोलैप्स करने की कोशिश करिए। तो ये वाला जो T इंटू 2 पाई आर है उसकी जगह डबल ले लेंगे इसको, ऊपर वाले दो सरफेस है तो क्या ले लेंगे, डबल। तो 2T बाई आर की जगह क्या जाएगा बच्चों, तो एक्सेस प्रेशर ड्रॉप के लिए क्या है, 2T बाई आर, है ना। तो आगे क्या करते हैं बच्चों, सिमिलरली लिख सकते हैं क्या, सिमिलरली बबल, एयर बबल has two surfaces, air bubble has two surfaces, therefore excess pressure inside bubble क्या होगा बच्चों, 4T by R। ये बात समझ में आई कि नहीं,
क्लियर? ये कौन सा डेरिवेशन हो गया बच्चों? पहला डेरिवेशन। बढ़े आगे, चलिए अब एक क्या देखते हैं, अल्टरनेटिव मेथड। क्या लिखे बच्चों? अल्टरनेटिव मेथड, इसी डेरिवेशन का एक अल्टरनेटिव मेथड। तो उसके लिए क्या मानो, सपोज अपने पास क्या है, एक बबल है, अपने पास क्या है, बबल, जिसका रेडियस क्या है बच्चों? आर। सरफेस टेंशन का पहला डेफिनेशन क्या था? टी इंटू टू पाई आर वाला, फोर्स पर यूनिट लेंथ वाला। एफ बराबर क्या होता था? टी बाय लेंथ। दूसरा डेफिनेशन क्या था? सरफेस टेंशन बराबर वर्क डन अपॉन चेंज इन सरफेस एरिया। ठीक, अब बताओ, अंदर में बोला एक्सेस प्रेशर है डेल्टा पी, एक्स्ट्रा प्रेशर, एक्सेस प्रेशर डेल्टा पी, मतलब P2 माइनस P1 को डेल्टा पी भी लिया हूं। एक्स्ट्रा प्रेशर कितना है? डेल्टा पी। सपोज एक्स्ट्रा प्रेशर है तो ये क्या करने की कोशिश करेगा? इसको एक्सपैंड करने की कोशिश करेगा। ठीक, तो मैं बोल रहा हूं कि चलो ये इसको एक्सपैंड करने का कोशिश किया, तो अगर इसको एक्सपैंड करने की कोशिश किया तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा? चेंज। कितना हो जाएगा रेडियस? आर प्लस डेल्टा आर। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों? आर प्लस डेल्टा आर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या हो जाएगा? आर प्लस डेल्टा आर। तो अब मैं देखता हूं वर्क डन बाय एक्स्ट्रा प्रेशर कितना हुआ। वर्क डन बाय एक्स्ट्रा प्रेशर कितना हुआ? कितना होगा प्रेशर का? अरे यार, प्रेशर, एक्स्ट्रा प्रेशर जो था इनटू, अब क्या लेंगे बच्चों? सरफेस एरिया। अब लेंगे सरफेस एरिया। अब क्या लेंगे? सरफेस एरिया। पूरा सरफेस एरिया बढ़ रहा है, तो वर्क प्रेशर इनटू सरफेस एरिया, क्योंकि अपन ऐसा लेंगे ना, एक छोटा सा एरिया में वर्क डन हो रहा है कुछ, ठीक है, तो जब सम करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया लेना पड़ेगा, तो इसीलिए क्या लें? सरफेस एरिया पूरा। तो प्रेशर इनटू सरफेस एरिया इनटू जो क्या हुआ? इंक्रीज इन डिस्प्लेसमेंट। प्रेशर इनटू सरफेस एरिया क्या गया आपका? फोर्स। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या लेंगे बच्चों? डेल्टा आर। प्रेशर कितना है अंदर? डेल्टा पी। अपने को नहीं पता, एक्स्ट्रा प्रेशर डेल्टा पी है, वही तो निकालना है। तो वर्क डन बराबर आ गया डेल्टा पी इंटू सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कितना आएगा? 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा आर। जब इंक्रीज करना चालू किया तब उस इंस्टेंट पे क्या था? 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर बात? दूसरा, अब इंक्रीज इन सरफेस एरिया निकालते हैं। इंक्रीज इन सरफेस एरिया तो क्या होगा? 4 पाई आर प्लस डेल्टा आर का होल स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर। ये होगा, पहले 4 पाई आर स्क्वायर था, बाद में कितना हो गया? 4 पाई आर प्लस डेल्टा आर का होल स्क्वायर। तो क्या आएगा बच्चों? 4 पाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी माइनस 4 पाई आर स्क्वायर। डेल्टा आर क्या है? इनफाइनेटली स्मॉल, छोटा है, तो डेल्टा आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा? और छोटा। तो देखो 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर क्या हो गया? कैंसिल हो गया। डेल्टा आर स्क्वायर को क्या कर रही है? नेग्लेक्ट कर दिए, तो क्या आ गया? 8 पाई आर डेल्टा आर। समझ में? ये क्या गया बच्चों? इंक्रीज इन सरफेस एरिया। अब डेफिनेशन क्या है सरफेस एनर्जी की? सरफेस एनर्जी बराबर टी बराबर क्या होता है बच्चों? डी डब्ल्यू बाय डी ए। डी डब्ल्यू कितना आया है? कहीं तो आया था ना, डेल्टा पी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डेल्टा आर। इंक्रीज इन सरफेस एरिया कितना है? 8 पाई आर डेल्टा आर। डेल्टा आर से डेल्टा आर कैंसल, आर से आर कैंसल, पाई पाई का हिसाब हो गया 4 2 जा। डेल्टा पी कितना आया बच्चों? 2 टी बाय आर। सेम आया कि नहीं आया? ड्रॉप के इनसाइड। तो ये कौन सा अप्रोच? दूसरा अप्रोच। सरफेस एरिया डबल हो जाएगा, तो नीचे 2 2 जा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, तो 4 ऊपर जाएगा तो एयर बबल के लिए क्या जाएगा? 40 बाय। सेम डेरिवेशन है, उसको नहीं लिख रहे। यहां तक समझ में आया? पक्का? तो बबल के इनसाइड एक्सेस प्रेशर कितना रहता है, कैसे निकालेंगे, ये समझ में आया? बढ़े आगे, चलिए बच्चों अगला ये लिखा है ऑन अ कट सरफेस। किसी भी कट सरफेस के लिए रिलेशनशिप कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो इसका डेरिवेशन है, कभी फ्री टाइम में मैं आप लोगों को करवा दूंगा, मैं जनरली लिख दे रहा हूं। देखो, जैसे एरिया जो रहता है ना, सरफेस एरिया,
फॉर एग्जाम्पल सपोज अगर मैं सिलेंडर ले लूं, क्या ले लूं बच्चों? सिलेंडर। तो जो एरिया दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में है उनको ऐसे ले सकता हूं, एक कर्व सरफेस एरिया है और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो एरिया है वो कैसा है? फ्लैट। तो इसका रेडियस क्या ले लूंगा? इंफिनिटी। फ्लैट सरफेस का रेडियस क्या होता है? इंफिनिटी। और कर्व सरफेस का रेडियस क्या होगा? जो सिलेंडर का रेडियस है, आर। क्लियर? अगर मैं ले लिया एक स्फीयर, अगर मैं क्या ले लिया? एक स्फीयर, तो इस डायरेक्शन में रेडियस आर है, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी रेडियस क्या होगा? आर। ठीक। अगर नॉन स्पेरिकल है, क्या है? नॉन स्पेरिकल, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं एक डायरेक्शन में रेडियस अलग है और दूसरे डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रेडियस अलग है। ये कुछ अजीब टाइप का सरफेस बना हुआ है। एक क्या है? R1, और दूसरा उसके जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाला, उसके परपेंडिकुलर क्या है? R2 है कि नहीं? तो अगर R2 इंफिनिटी हो गया तो क्या बन जाएगा? सिलेंडर बन जाएगा। और अगर R1 बराबर R2 हो गया तो क्या बन जाएगा? स्फीयर बन जाएगा। या R1 R2 की कोई भी वैल्यू हो सकती है। क्लियर बात? आ रही बात समझ में? तो देखो, अगर ये वाटर ड्रॉपलेट रहता, वाटर ड्रॉपलेट रहता, तो मैं एक्सेस प्रेशर को कैसे लिखता? 2T/R लिखता, या ऐसे लिखता? T 1/R + 1/R, है ना? क्या लिखता? T। एक सिंगल क्यों लिया? एक सरफेस है तो क्या लिखा? T 1/R + 1/R, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रेडियस क्या है? दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रेडियस क्या है? सरफेसेस के RR। ठीक। तो इसको एक्स्ट्रापोलेट कर दो इस पे, तो अगर एक R1 है एक R2 है तो RR नहीं लेंगे, क्या लेंगे? T 1/R1 + 1/R2। तो ये जो फॉर्मूला हो गया फॉर एनी जनरल कर्व्ड सरफेस। क्लियर है? सामने में T लिए, कब? जब एक ही सरफेस है तो लिक्विड जब ड्रॉप बोलेगा तो एक ही लेना है। सिलेंड्रिकल ड्रॉप बोल दिया तो सामने T ले लोगे, एक इंफिनिटी और दूसरा R। अगर आपको क्या बोल दिया? सिलेंड्रिकल एयर बबल है तो 2T × 1/R1 + 1/R2। ये समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? पक्का? तो इसको समराइज करके ऐसे लिख सकते हैं, देखो, फॉर एनी जनरल सरफेस, जनरल कर्व्ड सरफेस हैविंग म्यूचुअल परपेंडिकुलर, अरे ये क्यों आ जाता है? अरे भाई साहब, म्यूचुअल परपेंडिकुलर surfaces radius of curvature R1 and R2। ठीक, पहला फॉर ड्रॉप, फॉर ड्रॉप क्या लिखेंगे? टेंशन एक ही लेंगे, T डेल्टा P एक्सेस प्रेशर 1/R1 + 1/R2। ठीक। दूसरा फॉर बबल क्या लिखेंगे? डेल्टा P बराबर 2T 1/R1 + 1/R2। इसका डेरिवेशन भी है बच्चों, एकदम हार्ड नहीं है, सिंपल ही डेरिवेशन है, कुछ ऐसा हार्ड नहीं है। वो एल लेंथ के ऊपर डिफरेंशिएट कर इंटीग्रेट करना पड़ता है, तो इंटीग्रेशन लगता है उसमें। जैसा वो एक रिंग को गोल गोल घुमाते हो तो टेंशन नहीं निकालते बच्चों, हॉरिजॉन्टल रिंग को, तो वैसे नहीं डीएल लेंथ, थीटा एंगल पे डीएल लेंथ लेते हैं, टी लिखते हैं, वैसे टाइप का डेरिवेशन है इसका भी, यानी एकदम ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, नॉर्मल टाइप का है, हो जाएगा। ठीक है, वो बाद में करेंगे, अभी नहीं करते हैं। ओके, ये समझ में आएगी नहीं है? तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। तो अगर आपको सिलेंड्रिकल ड्रॉप बोल दे तो आर को वैल्यू आर ले लोगे, आर का वैल्यू इन्फिनिटी ले लोगे। अगर आपको स्पीयर बोल दे तो दोनों आर को सेम ले लोगे। क्लियर है बात? बढ़े आगे। नेक्स्ट चलो बच्चों, क्या है? लिक्विड बिटवीन टू प्लेट्स। कितना? लिक्विड बिटवीन टू प्लेट्स। ठीक है, तो सपोज आप क्या कर रहे हो, दो प्लेट्स के बीच में एक लिक्विड डाल दिया है ना। अब लिक्विड कैसा है कि मान के चलो एडेसिव फोर्स जो है उसमें जो लग रही है वो ज्यादा है, कोहेसिव फोर्सेस कम है, तो लिक्विड थोड़ा ऊपर चढ़ जाएगा ग्लास के ऊपर, तो मेनिस्कस कैसा बन जाएगा? दोनों साइड का फ्री मेनिस्कस ऐसा।
क्लियर? दोनों साइड का फ्री मेनिस्कस ऐसा। और प्लेट कैसा है? ये फ्लैट प्लेट है ना, ये जो प्लेट है वो ऐसी है ना, प्लेट ऐसी है, ठीक है, ऐसा प्लेट ऐसी है और उसके बीच में जो मेनिस्कस है वो ऐसा चिपका हुआ है, ऐसा, और ये लिक्विड ऐसा। क्लियर बात? ऐसा, ठीक। तो जो मेनिस्कस का सरफेस है वो कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा, देखो ये, और ये ऐसा 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 ऐसा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ऐसा मेनिस्कस ऐसा चिपका हुआ है, फ्लैट टाइप का। कैसा? फ्लैट टाइप का। तो सपोज इसका जो एक रेडियस है वो स्मॉल आर ले लो, ये जो कर्ड पार्ट है उसका रेडियस क्या ले लो? स्मॉल आर। और इसके परपेंडिकुलर वाला जो है वो क्या है? देखो फ्लैट है, इसके परपेंडिकुलर वाला सरफेस क्या है? फ्लैट है। तो एक का रेडियस आर है और इस पार्ट का जो रेडियस है वो क्या है? इंफिनिटी। एक पार्ट का रेडियस आर है, दूसरे पार्ट का रेडियस क्या है? इंफिनिटी। और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? प्लेट की डी है। ये मानते हो इस बात को? क्लियर है? देखो प्लेट के ऊपर क्या है? एटमॉस्फेयर। तो प्लेट को नीचे दबा रहा होगा, कितने से? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। कितने से दबा रहा होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, ठीक है। प्लेट को कितने से दबा रहा होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। अब लिक्विड के इस तरफ अंदर में जहां लिक्विड है, जहां क्या लिक्विड, जहां लिक्विड नहीं है, नहीं, जहां लिक्विड है, यहां पे मैं बोल सकता हूं प्रेशर क्या होगा? P0। बाहर प्रेशर कितना रहता है बच्चों? P0। तो अंदर के तरफ जिधर कॉन्केव सरफेस रहती है वहां प्रेशर ज्यादा रहना चाहिए। प्रेशर क्या रहना चाहिए? ज्यादा। तो अंदर का जो प्रेशर होगा वो P0 माइनस समथिंग होगा कि नहीं होगा? क्योंकि कॉन्केव तरफ प्रेशर ज्यादा रहना चाहिए। अभी बाहर तो एटमॉस्फेयर है ना, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो अंदर में क्या होना चाहिए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से थोड़ा कम। कितना कम रहना चाहिए वो निकाल सकते हैं। ये दोनों का डिफरेंस देखोगे तो कितना आएगा? P डैश। डिफरेंस बराबर क्या होता है? अगर ऐसी सरफेस है, अपन पढ़े ना जनरल सरफेस के लिए, एक रेडियस क्या है? आर, एक कर्वेचर का रेडियस क्या है? इंफिनिटी। तो क्या लिख सकते हैं? टी 1/r प्लस 1/इंफिनिटी। तो P डैश कितना होगा बच्चों? एक्स्ट्रा T/r, where r is the radius of this curvature। ये समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? P डैश बराबर क्या आया? T/r। तो इनसाइड पे, बाहर पे, अब ये प्लेट देख लो, ये प्लेट ऐसी है, ऊपर वाली प्लेट, ऊपर वाली प्लेट में प्रेशर लग रहा है P0 और अंदर में प्रेशर लग रहा है P0 माइनस T/r। तो बताओ अपवर्ड फोर्स बड़ा होगा कि डाउनवर्ड फोर्स बड़ा होगा? ऊपर से नीचे जो फोर्स लग रहा है वो बड़ा होगा। कितना एक्स्ट्रा फोर्स होगा? T/r इंटू जो भी एरिया प्लेट, जो भी प्लेट का एरिया ऑफ कांटेक्ट, मतलब ये वाला एरिया, ये जितना एरिया कांटेक्ट में रखे हैं अपन प्लेट से, उतना लिक्विड जितने में चढ़ा हुआ एरिया उतना ले रहे हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ कांटेक्ट ये होगा कि नहीं होगा बच्चों? F एक्स्ट्रा। ये समझ में आ रहा है? ठीक। अब अपन क्या करते हैं, दोनों प्लेट का बीच का डिस्टेंस क्या है? D। आप ये एंगल को क्या मान लो? थीटा। ये क्या हो जाएगा? D/2। कितना है? D/2। ये कितना आया? D/2। इसको थीटा मत मानो, इसको थीटा मानो, क्योंकि सरफेस के साथ कितना एंगल बना रहा है वो मान रहे हैं। तो ये कितना बन रहा है? ये थीटा मानो, इसको मत मानो थीटा, इसको थीटा मानो। तो यहां से बच्चों cos थीटा बराबर क्या आएगा? D/2 आ आएगा। तो r की जगह क्या लिख सकते हो? D/2 cos थीटा। r हाइपोटेनस है तो D/2, तो r बराबर क्या? D/2 cos थीटा। उसको यहां सब्स्टिट्यूट कर दो। तो F जो लग रहा है एक्स्ट्रा फोर्स वो क्या रहा है बच्चों? T/D और ऊपर क्या चले जाएगा? 2 cos थीटा खाली। आ रही बात समझ में? cos थीटा तो एक कांस्टेंट है, T भी क्या है? एक कांस्टेंट है। अगर सपोज अपन क्या मान ले, एकदम वाटर और ग्लास मान ले, प्योर वाटर और ग्लास मान ले, तो कांटेक्ट एंगल थीटा 90 डिग्री रहता है। तो अपन क्या लिख सकते हैं? F एक्स्ट्रा जो है वो क्या आ रहा है? 2T/D इंटू जो एरिया रहेगा वो तो रह गई, एरिया ऑफ कांटेक्ट रह गई, उसको मत भूलना। समझ में आया बात? पक्का? तो प्लेट को ऊपर से नीचे एक एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा है, कितना? 2T/D इंटू एरिया, जो भी एरिया ऑफ कांटेक्ट है। आ रही बात समझ में? तो बच्चों ये फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है? दोनों प्लेट के बीच में स्पेसिंग कितनी है।
दोनों प्लेट के बीच में स्पेसिंग कितनी है। तो अगर एक प्लेट के ऊपर दूसरा प्लेट में रख दूं, एक प्लेट के ऊपर दूसरा प्लेट रख दूं, एकदम फ्लैट प्लेट, सपोज फ्लैट है, तो एकदम आपस में चिपक जाएंगे, तो डी एकदम क्या हो जाएगा, छोटा, डी एकदम छोटा जाएगा तो एफ क्या हो जाएगा, एकदम बड़ा। तो फिर आप दोनों प्लेट को खींचने की कोशिश करोगे तो खिंचाएगा परपेंडिकुलरली, हॉरिजॉन्टली चलाओगे तो चल जाएगा, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड हो जाएगा, लेकिन खींचने की कोशिश करोगे तो खिंचाएगा नहीं। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये है कॉन्सेप्ट किसका, दो फ्लैट प्लेट्स के बीच में अगर क्या रहे, तो देखो 2T/R नहीं ले लेना एक्स्ट्रा प्रेशर, T/R लेना है, क्योंकि एक सरफेस क्या है, कर्व्ड, और दूसरी सरफेस जो इससे चिपकी हुई है वो क्या है, फ्लैट। आ रही बात समझ, पक्का समझ में आया कि नहीं आया, डेरिवेशन क्लियर है। चलिए तो अब बनाते हैं इससे रिलेटेड अपन सवाल, ठीक है। चलिए, व्हाट शुड बी द प्रेशर इनसाइड अ स्मॉल एयर बबल ऑफ 0.1 mm रेडियस सिचुएटेड जस्ट बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इतना एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इतना। तो देखो ये वाटर की सरफेस है और उसके अंदर एयर बबल है बच्चों, तो यहां एयर होगा और बाहर क्या होगा, वाटर। बाहर कितना प्रेशर होगा, एटमॉस्फेयर, क्योंकि जस्ट सरफेस पे बोला है, बहुत छोटा है, ऐसा टाइप का बबल है, ऐसा है ऐसा, लेकिन मैं डायग्राम समझ में आया बोल के बड़ा बनाया हूं। तो प्रेशर कितना होगा बाहर की तरफ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अंदर क्या होगा, पी इनसाइड, तो पी इनसाइड माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये कितना होगा, एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर बराबर क्या होता है बताओ, 4T/R लूं कि 2T/R। सरफेस देखो, बोला तो एयर बबल है, लेकिन कहां है, पानी के अंदर। कहां है, पानी के अंदर, इनसाइड वाटर है, कहां है, इनसाइड। तो इनसाइड वाटर है तो सरफेस सिर्फ अंदर वाली होगी ना, बाहर तो पानी है, बाहर एयर थोड़ी है। बाहर भी एयर अंदर भी एयर रहने से दो सरफेस होते हैं, अंदर का बाहर का। अभी अंदर एयर है, बाहर क्या है, पानी, तो क्या होगा, सरफेस एक ही होगा। तो क्या लिखेंगे, इक्वल टू 2T/R। तो P इनसाइड बराबर क्या हो जाएगा, PATM प्लस 2T/R। सबकी वैल्यू दी है बच्चों, सब्स्टिट्यूट कर दो। PATM कितना दिया है, 1.013 10 का पावर 5 प्लस 2 इंटू सरफेस टेंशन कितना दिया है, 72 इंटू 10 का पावर -3/R। रेडियस कितना दिया है, 0.1, तो 0.1 इंटू 10 का पावर -3। ये सॉल्व हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा बच्चों, इनसाइड में एक्स्ट्रा, इनसाइड का प्रेशर, टोटल नेट प्रेशर बनाएंगे, आगे बढ़े। यहां पे प्रेशर P0 है, अंदर गया कितना होगा, P0 माइनस 2T/R1 होगा, पक्का। अब यहां का प्रेशर और यहां का प्रेशर क्या होगा, सेम, सेम हाइट पे सेम होता है। फिर H हाइट ऊपर गया, कितना हाइट ऊपर गया, H हाइट ऊपर गया, तो क्या लिखूंगा, प्लस, ऊपर गया तो क्या लिखूंगा, माइनस ρg H, क्या लिखूंगा, माइनस ρg H। अब जहां पे पहुंच गया वहां का प्रेशर क्या होगा, P0 माइनस, ये होगा R2। समझ में आया बात, क्या होगा, P0 माइनस 2T/R2। ये समझ में आया कि नहीं आया। प्रेशर इक्वेशन लिखाऊं, पक्का भाई, बाहर P0 है तो अंदर का मेनिस्कस ऐसा है, तो P0 माइनस 2T/R2। ये क्लियर है। अब देखो, तो P0 से P0 कैंसिल, P0 से P0 क्या हुआ बच्चों, कैंसिल। ρg H को उधर भेज दो और इसको इधर ले आओ, तो 2T 1/R2 माइनस 1/R1 बराबर क्या होगा, ρg H होगा। 2 का वैल्यू 2 ले लो, टेंशन का वैल्यू कितना है, 0.07, 1/R2, R2 का वैल्यू कितना दिया है, 1.5 माइनस 1/1 बराबर क्या होगा, रो, पानी का रो कितना होता है, 10 का पावर 3 इंटू जी का वैल्यू 10 इंटू एच। ठीक है, अब ये क्या लिख लेते हैं, समझ गए ना, एमएम में, तो इसको 1000 कर दो। ठीक है, तो देखो ये 1000 से 1000 से ये 1000 कट जाएगा, तो ये कितना आएगा, 0.14, एलसीएम क्या आएगा 1.5, ये ऊपर कितना जाएगा 0.5, ऊपर कितना जाएगा 0.5 बराबर 10 इंटू एच। 0.5 बाई 1.5 क्या होता है 3,
10 कितना आएगा नीचे, तो h का वैल्यू क्या आ गया 0.14 बाय 30, 0.14 बाय 30, ठीक। तो कितना आएगा 0.14 बाय 30, आ रहा है उतना ही आ रहा है आंसर, क्लियर बात। ये अपन क्या में निकाल लिए मीटर में, क्योंकि सबको ऐसा ही यूनिट में लिखे, आप इसको क्या में कन्वर्ट कर लीजिए 100 से मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर, ठीक है। तो 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1.33 होगा, फिर उससे मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेंगे। समझ में आया बच्चों, पक्का। बढ़े आगे। ए इधर देखो भाई, ए भाई झगड़ा मत करो, माइक चल रहा है ना। चलो देखिए रिकॉर्ड भी हो रहा है। तो क्या बोला है, ग्लास ट्यूब ऑफ 1 mm बोर, 1 mm बोर मतलब 1 mm डायमीटर का, कितना 1 mm डायमीटर का ग्लास ट्यूब को कहां पे इमर्स कर दिए, मर्क्यूरी में। किस में इमर्स कर दिए बच्चों, मर्क्यूरी में इमर्स कर दिए, ठीक। कंटेनर विच इज लोअर एंड 2 सेंटीमीटर बिलो द मर्क्यूरी सरफेस, लोअर एंड कितना है 2 सेंटीमीटर बिलो सरफेस। फिर क्या बोला है, what must be the gauge pressure of air in the tube, what must be gauge pressure of air in the tube, मतलब ट्यूब के अंदर प्रेशर कितना हो, बाहर के रेस्पेक्ट में ट्यूब के अंदर प्रेशर कितना हो, गिवन टू ब्लो अ हेमिस्फेरिकल बबल एट इट्स लोअर एंड, मतलब लोअर एंड में क्या बन जाना है, एक हेमिस्फेरिकल बबल बन जाना है। ऐसा किसका, मर्क्यूरी का। तो अंदर एयर रहेगा और बाहर क्या रहेगा, मर्क्यूरी, ठीक। तो बच्चों कर्वेचर ऐसा है, कर्वेचर क्या बना है, ऐसा बना हुआ है, ठीक। कर्वेचर कैसा बना है, ऐसा बना हुआ है। तो कर्वेचर ऐसा बना हुआ है तो एक्सेस प्रेशर कितना रहेगा 2T बाय आर, एक्सेस प्रेशर इधर क्या रहेगा 2T बाय आर। तो वो एक्सेस प्रेशर ही कितना है बाहर के रेस्पेक्ट में, बाहर एटमॉस्फेयर के रेस्पेक्ट में वो प्रेशर, तो वही तो गॉज प्रेशर हो गया। क्या हो गया, गॉज प्रेशर। तो यही गॉज प्रेशर किसके बराबर हो गया 2T बाय आर। तो 2 इंटू सरफेस टेंशन कितना है 0.465 बाय आर। ये बोर दिया है, बोर मतलब डायमीटर दिया है, तो इसको क्या ले लेंगे 1/2। तो ऊपर 2 आ जाएगा और mm को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10 का पावर -3, तो ये कितना है, ठीक 1860 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर, बढ़े आगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, टू सेपरेट एयर बबल्स ऑफ रेडियस इतना एंड इतना आर फॉर्म्ड ऑफ द सेम लिक्विड, सरफेस टेंशन इतना, कम टुगेदर टू फॉर्म अ डबल बबल। तो डबल ट्रबल हो गया बच्चों, एक बबल ऐसा था, एक बबल ऐसा था, ये दोनों आपस में कंबाइन हो गए, तो डबल बबल ऐसा बनेगा, डबल बबल ऐसे ही बनेगा ना। लेकिन जो ये सरफेस कांटेक्ट है वो फ्लैट रहेगी कि इसके तरफ कर्ड रहेगी, कि इसके तरफ कर्ड रहेगी, अपने को पता नहीं है। कि रेडियस क्या होगा कर्वेचर का वो कौन बताता है, एक्सेस प्रेशर कौन बताता है बच्चों। तो देखो इसका रेडियस सपोज R1 है, इसका रेडियस सपोज क्या है R2 है, मान के चल रहे हो। तो यहां पर एक्स्ट्रा प्रेशर क्या होगा, P इनसाइड, डेल्टा P1 लिखता हूं, क्या होगा बच्चों 2T बाय 2T की 4T, एयर बबल बोला है तो क्या लिखेंगे 4T बाय R1 होगा। इसके इनसाइड एक्सेस प्रेशर कितना होगा डेल्टा P2, 4T बाय R2। ये समझे कि नहीं समझे, ये 4T बाय R1 होगा, ये 4T बाय R2 होगा। R1 बड़ा कि R2 बड़ा, R1 बड़ा, कौन बड़ा R1, R1 बड़ा तो यहां का इनसाइड प्रेशर छोटा, R2 छोटा तो इसके इनसाइड का प्रेशर बड़ा। तो जब दोनों जुड़ जाएंगे बच्चों तो इस तरफ प्रेशर ज्यादा रहेगा, इस तरफ प्रेशर कम रहेगा। तो जिधर प्रेशर ज्यादा रहता है सरफेस किधर कट रहती है, कॉनकेव रहती है, तो ऐसा कर्वेचर बनेगा कि नहीं बनेगा। और कर्वेचर क्या होगा भाई, ये प्रेशर, इसका इनसाइड प्रेशर और इसका इनसाइड प्रेशर का डिफरेंस, या इसका एक्सेस प्रेशर और इसका एक्सेस प्रेशर का डिफरेंस निकालो। तो डेल्टा P डैश क्या होगा दोनों के बीच का, यहां इनसाइड जो प्रेशर डिफरेंस आ रहा है P2 माइनस P1, तो 4T 1/R2 माइनस 1/R1। और ये डेल्टा P को क्या लिख सकता हूं मैं 4T, दोनों तरफ सरफेस है ना इधर भी 4T बाय R नेट लिख सकता हूं। 4T से 4T कैंसल, तो 1/R नेट क्या आ गया 1/R2 माइनस 1/R1।
ठीक, तो यहां से आर नेट का वैल्यू क्या लिख सकते हो, डिवाइडेड बाय R1 R2 बाय R1 प्लस R2, तो आर नेट आ जाएगा R1 R2 बाय R1 माइनस R2। ठीक है, तो R1 R2 कितना है 0.002 और 0.004, तो कितना हो गया मल्टीप्लाई करने से, मर गए। तो 8 इंटू 10 का पावर -3 तो क्या लिखते हैं -6 बाय R1 माइनस R2 क्या होगा, अरे बाप रे, क्या 1 सेंटीमीटर में 1, छी भाई। तो ये कैलकुलेशन को हमारे क्या करने की कोशिश कर रहा है, दिमाग खराब करने की कोशिश। तो छोटे वाले का रेडियस यानी R1 बड़ा होगा R2 छोटा होगा बेसिकली, तो ये बड़ा है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो वो कितना हो जाएगा बच्चों, 4 इंटू 10 का पावर -3 इंटू ये सेंटीमीटर में, तो 2 इंटू 10 का पावर -3, तो पहले नंबर बाहर निकाले, फिर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किए तो और -2, तो -5 क्या आएगा बच्चों, 2 इंटू 10 का पावर -5, 2 इंटू 10 का पावर -5, फिर R1 माइनस R2, तो R1 माइनस R2 क्या होगा 4 इंटू 10 का पावर -3 -2 इंटू 10 का पावर -5। अभी किसका जिम्मेदारी, आपका जिम्मेदारी, बुक किया सीखता है सीखता। अब छोड़ो ना, आप समझ रहे हो ना ये क्या लड़ाई झगड़ा है। ठीक है, मीटर में तो मीटर में, सेंटीमीटर में अगर दिया है, क्वेश्चन में दिया तो अपन वही ले ली। ठीक है, मीटर में होगा तो भी वैसे सॉल्व कर दो, तो फिर बताए क्यों मेरे को। ठीक है, समझ में आई बात, पक्का बच्चों, क्लियर है। इसको क्या सॉल्व कर लेना आप लोग, ओके। मिसप्रिंट होगा वो सेंटीमीटर मीटर, आप लोग घर पर आएंगे मैं, पढ़े आगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बच्चों, अ स्मॉल होलो स्फीयर विच हैज अ स्मॉल होल इन इट, एक स्मॉल होलो स्फीयर है विच हैज अ स्मॉल होल इन इट, उसको डुबा दिए इन वाटर टू अ डेप्थ ऑफ 40 सेंटीमीटर। कहां डुबा दिए, ये पानी है उसको डुबा दिए बच्चों, कितना डुबा दिए नीचे, 40 सेंटीमीटर नीचे। बिफोर एनी वाटर पेनिट्रेट्स इनटू इट फाइंड द रेडियस ऑफ होल, रेडियस ऑफ होल कितना हो ताकि पानी उसमें पेनिट्रेट अभी तक नहीं करे, पानी उसके अंदर पेनिट्रेट नहीं करे। हरी बात समझो बच्चों। तो बच्चों बाहर वाटर है, सपोज ना इसको जूम करते हैं थोड़ा सा पार्ट को, यहां पार्ट को जूम करते तो यहां एक छोटा सा गैप है, क्या है बच्चों, छोटा सा गैप है, इसके अंदर एयर है, बाहर क्या है, वाटर है। अब अगर बाहर का प्रेशर अंदर के प्रेशर से बराबर हो जाए तो पानी अंदर बाहर नहीं जाएगा, लेकिन अगर बाहर का प्रेशर बढ़ गया अंदर का प्रेशर कम होगा तो पानी अंदर चले जाएगा, और अंदर का प्रेशर ज्यादा हो बाहर का प्रेशर कम होगा तो पानी, तो जो यहां पर बबल एक कॉन्केव सरफेस बना लेगा, ऐसी ऐसी क्या बना लेगा, एक कॉन्केव सरफेस बना लेगा, ताकि अंदर का प्रेशर क्या रहे, ज्यादा, और बाहर का प्रेशर क्या रहे, कम। और जब अंदर और बाहर का प्रेशर बराबर हो जाएगा तब पानी क्या हो जाएगा, अंदर आ जाएगा। बाहर का प्रेशर तो अपन लिख सकते हैं क्या, P0 प्लस कितना, रो जी एच, क्या लिख सकते हैं बच्चों, P0 प्लस रो जी एच। बाहर को नेग्लेक्ट कर दो, P0 को नेग्लेक्ट भी कर दो, तो क्या लिख सकते हैं, क्योंकि वो सब दिया नहीं है, क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर वगैरह दिया नहीं है, तो नेग्लेक्ट कर दो, तो कितना लिख लेते हैं बच्चों डायरेक्टली इसको, रो जी एच, बाहर का प्रेशर। और एक्सेस प्रेशर कितना रहता है, डेल्टा पी, 2T बाय आर, एक ही सरफेस है तो कितना रहेगा 2T बाय आर। तो जब 2T बाय आर, ये क्या होगा, P इनसाइड माइनस P आउटसाइड, मतलब इनसाइड का प्रेशर आउटसाइड का प्रेशर जब सेम हो जाएगा तो क्या होगा, पानी अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो अपन क्या लिख सकते हैं उस केस में, 2T बाय आर बराबर क्या हो जाएगा, रो जी एच। 2T बाय आर बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, रो जी एच। समझ आई बात, पक्का, नहीं समझा। अब क्या करेंगे, अपने को क्या निकालना है, आर, तो आर बराबर क्या आएगा, 2T बाय 2, टेंशन की वैल्यू दी है कितनी, 75 10 का पावर -3, डेंसिटी 10 का पावर 3, जी का वैल्यू 10, एच का वैल्यू 40 सेंटीमीटर, तो 10 का पावर -2 मल्टीप्लाई कर दो ऊपर। ठीक है, नहीं ऊपर करेंगे तो 10 का पावर 2 मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्लियर है, इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चों। हाँ पूछिए, अंदर ज्यादा होगा बाहर कम होगा तो पानी अंदर नहीं आएगा। तो जो जहां है वही वहीं रहेगा,
ठीक है, पक्का समझ में आएगी नहीं है बच्चों? तो ये हो गया आपका सवाल। तो अब हम लोग का कैपिलैरिटी और विस्कोसिटी बचा है चैप्टर में, फिर ये चैप्टर क्या हो जाएगा खत्म। ठीक है, तो आप लोग इससे रिलेटेड क्या बना लेंगे सवाल बुकलेट के और इसके।